students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are safe at your home and doing your studies regularly. So students, let's start our class with a motivational thought, that is, education is the passport for the future. All of you know the importance of education. एक एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन में आप डिफ्रेंशिएट बहुत आसानी से कर पाएंगे कि क्या एक एजुकेटेड पर्सन में क्या क्वालिटीज होती है इन कंपैरिजन टू अनएजुकेटेड. सो आप जो आज एजुकेशन ले रहे हैं या जिस तरह से आप अपनी स्टडीज कर रहे हैं वो फ्यूचर के पासपोर्ट की तरह है. अब आप उस पासपोर्ट का यूज कहाँ पहुंचने के लिए कर रहे हैं. जितने अच्छे से आपकी एजुकेशन होगी उतनी ही अच्छी जगह पर आप पहुंचेंगे उस पासपोर्ट से. एंड जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला. आपका फ्यूचर तभी बनेगा तब आप एजुकेशन को अच्छे से हासिल करेंगे एंड आपको एक बेटर फ्यूचर तभी मिलेगा तब वो पासपोर्ट है एजुकेशन का वो आपके पास में होगा. रेगुलरली डू योर वर्क प्रॉपरली, डू हार्ड वर्क फॉर द सक्सेस. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. एज वी स्टार्टेड द चैप्टर लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर एंड वी रीड अबाउट द क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया. इंडिया में क्रॉपिंग सीजन हमने पढ़े हैं, रबी खरीफ जायद सीजन पढ़ा है. उसके बाद में हमने पल्सेस, सीरियल्स, बेवरेजेस, कॉफी, टी, फाइबर क्रॉप्स, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया. इंडिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ है वो देख लेते हैं. इंडिया की 53% पॉपुलेशन है वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पर, जबकि जो लैंड है टोटल एरिया का लैंड है वो 57% है. यानी 57% हमारे पास में लैंड है दैट इज अंडर द क्रॉपिंग, जिसपे फसलें उगाई जा रही है. एंड उसमें पॉपुलेशन कितनी इन्वॉल्व है दैट इज 53%. हम वर्ल्ड का 12% एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेशन है हमारा. मतलब वर्ल्ड मीन्स अगर वर्ल्ड में हम 100% माने तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो 12% शेयर है. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर सिस्टम है इंडिया का वो काफ़ी डेवलप हो चुका है. हम इम्पोर्ट करते थे पहले दूसरी कंट्रीज से और अब हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं. इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया, मतलब अभी किसी कंट्री से हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उसके लिए भी कुछ गोल सेट करने पड़े थे. गवर्नमेंट की कुछ स्ट्रेटजीज थी उसके लिए भी, तो उन स्ट्रेटजीज के बारे में हम पढ़ेंगे. बट इंडिपेंडेंस से पहले क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में, तो उनका ज़्यादा कंसंट्रेशन कैश क्रॉप पर था, लाइक अफीम क्रॉप, लाइक कॉटन, राइस, अफीम. वो यहाँ से ऐसी क्रॉप चाहते थे. टी प्लांटेशन था, शुगर केन प्लांटेशन, जिस उगाते थे जिसको कि वो सेल कर सके अपनी यूरोपियन कंट्रीज में. सो उन्होंने फूड ग्रेन्स के इतना ध्यान नहीं दिया एंड ना ही उन्होंने ये देखा कि इतना ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करवाया जाएगा तो सॉइल फर्टिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी लैंड्स की. बट उनका पूरा का पूरा जो एम था वो ट्रेडिंग पर्पज से वो यहाँ पे एग्रीकल्चर करवा रहे थे इंडियन से. सो उसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए. तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने कुछ गोल्स डिसाइड करे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे प्लानिंग करें हम कि फूड ग्रेन्स में हम दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना रहे. सो फर्स्ट वन इज स्विचिंग फ्रॉम कैश टू फूड क्रॉप. गवर्नमेंट ने कहा कि कैश क्रॉप ना उगा करके फार्मर्स फूड क्रॉप्स उगाएंगे. कैश क्रॉप ग्रो नहीं करेंगे, अब वो फूड क्रॉप उगाएंगे अपने खेतों में, जिससे कि सेल्फ सफिशिएंट बन सके इंडिया. देन इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग. इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग अगर हम ये कहें कि क्रॉपिंग सीजन 3 है, रबी, खरीफ एंड जायद, दैट इज द इंटेंसिफिकेशन कि हम मैक्सिमम 3 फसलें ले सकते हैं अपने खेतों से और वो हम ले रहे हैं, तो हम इंटेंसिफाई उसको यूज कर रहे हैं लैंड को. सो यही गवर्नमेंट ने कहा कि जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन ले सकते हैं, यील्ड ले सकते हैं जितना पर यूनिट एरिया से, उतना आप कोशिश करिए, उतने सारे आप मेजर्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए. नेक्स्ट, इंक्रीज कल्टिवेटेड एरिया, कि कल्टिवेटेड एरिया को ही बढ़ा दो. मतलब हमारे पास में जितनी फार्म्स हैं उनको इंक्रीज कर दो. कैसे इंक्रीज होंगे? कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, जो खाली पड़ी है ज़मीन उसको यूटिलाइज करो, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करो, वहाँ पे प्रोडक्शन करो. एंड जो फॉलो लैंड है, जो लोग फॉलो लैंड खाली छोड़ रखी हैं, जो ज़मीनें फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, वहाँ पर भी कल्टिवेशन स्टार्ट करा जाए. तो इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में फाइनली इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स. इंडिया में फूड ग्रेन्स है वो उनके जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी इंक्रीज हो गया. इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2 प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करे थे, दैट इज इंटेंसिव
Agriculture Development Program, and another one is Intensive Area Agriculture Program. So these programs were also started to increase the production of food grains in India. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी थी दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, और हिंदी में इसे हरित क्रांति कहा जाता है। 1960s से 1970s यानी मिड 1960 में एक्सपेरिमेंट किया गया था कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम हाईली सब्सिडीज पर जो फार्मर्स हैं उनको वीट देंगे एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स देंगे डिफरेंट, जिससे कि प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। सो व्हाट हैपेंड, वीट की HYV सीड्स हाई यील्ड वेराइटी, यानी कि प्रोडक्शन जो ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा हाई यील्ड वेराइटी HYV सीड यूज करने से। तो HYV सीड की जो ब्रीड है वो मैक्सिको से मंगवाई गई, जबकि राइस की HYV सीड्स हैं वो फिलीपींस से मंगवाए गए। तो दीज आर 2 1 मार्क्स क्वेश्चन कि वीट जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो वीट के HYV सीड्स से कहाँ से आए थे, मैक्सिको से, एंड राइस के HYV सीड्स फिलीपींस से मंगवाए गए थे। उसके बाद में पैकेज टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। पैकेज टेक्नोलॉजी मतलब सब कुछ सारी चीजें जो मॉडर्न इनपुट्स हैं उनको एक साथ यूज किया जाएगा। इट मींस मॉडर्न फार्मिंग मेथड यहाँ पर यूज हो रहा था। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर प्रोसेस, उनको सबको मिलाकर के इकट्ठा फार्मिंग करी जा रही थी। इसे पैकेज टेक्नोलॉजी कहा जाता है। एंड इसके बाद में इंडिया है, उसमें फूड ग्रेन का बहुत ही बम्पर प्रोडक्शन हुआ, वीट, राइस एंड पल्सेस का, एंड इंडिया एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बन गया। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी है वो कहां पर इंप्लीमेंट करी गई थी, सबसे पहले पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। सो ये लिमिटेड पार्ट में ही स्टार्ट करी गई थी, हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। एंड इसकी वजह से बहुत सारी एग्रो इनपुट्स बनाने वाली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, जहाँ पे इक्विपमेंट्स बनते हैं, ट्रैक्टर बन रहे हैं, हार्वेस्टर बन रहे हैं, या और कोई मशीन बन रही है, पंप बन रहे हैं इरिगेशन के लिए, वो भी बूस्टअप हुई थी। यानी कि कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी सपोर्ट मिला था इससे। एंड इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, लाइक कि अगर आप ओवर इरिगेशन करेंगे तो एल्कलिनिटी, सैलिनिटी हो जाएगी, वाटर लॉगिंग होगा, पानी ज्यादा यूज करेंगे तो साल्ट आ जाएगा, तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो नेचुरल फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी सॉइल की। एंड अंडरग्राउंड वाटर में भी जो केमिकल्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे, जो कंटेमिनेट कर देंगे वाटर को। एंड एक जो सबसे बड़ा इसका मेजर ड्रॉबैक था कि लिमिटेड पार्ट में स्टार्ट करी गई थी। मींस पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर इसको इम्प्लीमेंट करा गया था। पूरे इंडिया में इसको इवनली स्टार्ट नहीं करा गया था। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ गवर्नमेंट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बट इट हैव सम ड्रॉबैक ऑल्सो। Some of the strategies were also followed by the Planning Commission. कमीशन ने भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई थी, जिसमें कि पहला था एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेनफेड एरियाज में जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम है, मींस रेनफेड वो एरिया है जो टोटली मॉनसून पर, रेनफॉल पर डिपेंड है इरिगेशन के लिए, वहां पर मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, इरिगेशन के सोर्स नहीं है, तो रेनफेड एरिया में जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए उन पर फोकस किया गया था 1980s में। एंड इनिशिएटेड एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग इन 1988, एक कमीशन बनाया गया था क्लाइमेटिक प्लान, जिसे कि 1988 में स्टार्ट किया गया था। इस प्रोग्राम में जो क्लाइमेट के रिगार्डिंग की जो रेनफेड एरियाज हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं मानसून पर, तो उनको जैसे हम कहते हैं वेदर फॉरकास्ट, तो वेदर फॉरकास्ट के बारे में सारे इंफॉर्मेशन। एंड और भी जो एरियाज थे नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट यानी यूपी, बिहार एंड हरियाणा के अलावा बाकी सारे रीजन थे, बाकी सब स्टेट थे, उनमें भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए उसको देखा गया। मींस ग्रीन रेवोल्यूशन से एक रीजनल इम्बैलेंस हो गया था कि कुछ तो स्टेट है वो काफी आगे निकल चुके हैं एग्रीकल्चरल प्रोसेस में, जबकि बाकी स्टेट्स हैं वो पीछे रह गए थे। तो 1988 जो क्लाइमेटिक प्लानिंग थी उसमें ये कहा गया कि रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस किया जाएगा और एग्रीकल्चर, हर एक रीजन में एग्रीकल्चर है उसको बढ़ाया जाएगा। एंड इन्होंने एम्फेसिस नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप उगाते हैं उसका डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, मींस रियरिंग ऑफ एनिमल्स, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो करिए। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन भी किया गया फार्मिंग का। सो दीज आर द प्लानिंग सेट अप बाय द प्लानिंग कमीशन।
ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। इतने सारे स्ट्रेटेजीज के बाद में जो आउटपुट हमें मिला उसमें क्या ग्रोथ हुई और कौन सी टेक्निक्स हमने यूज करी। वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक है इंडिया का पल्सेस एंड जूट प्रोडक्शन में। जूट एंड पल्सेस का जो प्रोडक्शन है उसमें इंडिया फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट रैंक पर है वर्ल्ड में। सेकेंड रैंक है इंडिया का व्हीट प्रोडक्शन में, राइस में एंड ग्राउंडनट में। सो इनके प्रोडक्शन में इंडिया है वो काफी आगे बढ़ चुका है। इरिगेशन सिस्टम है वो मॉडर्न बन चुके हैं, मींस मॉडर्न टेक्निक के जो इरिगेशन सिस्टम है उनका यूज किया जा रहा है और उसकी वजह से जो नेट इरिगेटेड एरिया है, यानी कि जहां पर इरिगेशन से फसलें उगाई जाती है, वो नेट एरिया है वो इंक्रीज हो गया है। एंड वो एरिया जिसमें कि इरिगेटेड एरिया मोर देन वंस, यानी एक से ज्यादा बार जहां पर इरिगेशन की जाती है। इसका मतलब ये है कि जहां पर एक क्रॉपिंग सीजन नहीं बल्कि एक से ज्यादा क्रॉपिंग सीजन लिए जाते हैं, एक से ज्यादा बार फसल उगाई जाती है एक एग्रीकल्चरल ईयर में, वो भी बढ़ गया है। इट मींस इरिगेशन की फैसिलिटी आने पर जहां पर एक बार ही खेती करी जा रही थी, क्रॉपिंग सीजन एक ही लिया जा रहा था, वहां पर 2 या 2 से ज्यादा क्रॉपिंग सीजन भी करे जा रहे हैं। एंड HYV सीड जब यूज करे गए तो HYV सीड्स हैं उनमें जरूरत होती है पेस्टिसाइड्स की, क्योंकि HYV सीड्स हैं उन पर पेस्टिसाइड्स का अटैक बहुत जल्दी होता है, इसलिए कॉम्बिनेशन को यूज किया जाएगा। HYV सीड्स हैं तो पेस्टिसाइड्स का यूज होगा ही। तो ये भी एक मॉडर्न इनपुट है ताकि एग्रीकल्चर में आप पेस्टिसाइड पहले ही यूज कर रहे हैं ताकि आपकी क्रॉप है उसमें किसी टाइप का पेस्ट ना लगे एंड वो क्रॉप फेलियर आपका ना हो। तो ये भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स एंड इरिगेशन सिस्टम है इनका यूज किया गया। Now we will read some of the problem that are faced by the Indian agriculture system. अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर सिस्टम में आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन अब लास्ट में उसके बारे में हम डीमेरिट भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है स्टिल इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में वो फेस कर रहा है। फर्स्ट वन इज डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मॉनसून। मॉनसून पर डिपेंड है बहुत सारे फार्मर्स, दैट इज 67% ऑफ कल्टिवेटेड एरिया डिपेंड ऑन रेनफॉल। रेनफॉल पर डिपेंड है 67% कल्टिवेटेड एरिया पे। जो इरिगेशन है उसके लिए रेनफॉल पर वो डिपेंड है। बाकी मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स को कौन यूज कर रहा है, 33% एरिया पर उन्हें यूज किया जा रहा है, तो ये काफी कम है। जबकि जो रेनफॉल पर डिपेंड है फार्मर्स 67% एरिया उनके पास में, दैट इज बहुत ज्यादा है ये। सो साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया में रेनफॉल होती है बट उसका परफॉर्मेंस भी बहुत बार पुअर होता है, मतलब रेगुलर नहीं, इरेटिक रुक रुक करके बारिश आती है, तब क्रॉप्स को पानी की जरूरत है तब रेनफॉल हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और जब रेनफॉल की जरूरत है क्रॉप्स को तब बारिश नहीं होती है, एंड जरूरत नहीं है तब बारिश हो जाती है। तो उसका कोई अनसर्टेन है, कोई टाइम इसका है नहीं मानसून का। सो इस एंड इरेगुलर भी है ये, तो इरेगुलर भी है, अनसर्टेन भी है। दैट्स वाई फार्मर्स उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास में इरिगेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। कई एरियाज ऐसे हैं जैसे राजस्थान, वहां पर एनुअल रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर से भी कम है। अब ऐसे एरिया में मानसून पर अगर डिपेंड है फार्मर तो वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं ले पाएगा। एंड टू प्रॉब्लम इज विद दैट द मानसून, दैट इज ट्विन मीनेज। ट्विन मीने क्या है, एक तो ड्रॉट एंड सेकेंड वन इज फ्लड। अगर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है तो फ्लड की प्रॉब्लम होती है, फ्लड से भी क्रॉप खराब हो जाती है, प्रोडक्शन खेत में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं बचता है। एंड अनदर प्रॉब्लम, अगर रेनफॉल नहीं हो रही है तो ड्रॉट की सिचुएशन आ जाती है, उसमें भी क्रॉप फेलियर हो जाता है। सो मॉनसून पर अगर डिपेंड है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है फार्मर्स को। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिपेंड ऑन द मॉनसून। प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड बाय इंडियन फार्मर इज लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी मीन्स जो यील्ड है वो कम मिल रही है फार्म से एज कंपेयर टू इंटरनेशनल लेवल। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें, यूएस या रशिया या अदर यूरोपियन कंट्रीज की, तो प्रोडक्टिविटी है वो फार्म की काफी कम है। जैसे राइस, व्हीट एंड कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी देखी जाती है, कंपेयर किया जाता है यूएस से और रशिया से, तो इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है। लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो, हाई प्रेशर ऑन लैंड। काम करने वाले लोग ज्यादा हैं एग्रीकल्चर में एंड लैंड है वो कम है, इसकी वजह से जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी भी लो है। जितना वो एफर्ट कर सकते हैं, जितना वो काम कर सकते हैं, जितना ज्यादा वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं उतना नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि जो एरिया है वो लिमिटेड है। और ड्राई लैंड जहाँ पर कॉरस ग्रेन्स, कॉरस सीरियल्स हैं वो उगाए जाते हैं, जैसे पल्सेस भी उगाई जाती है, कॉरस ग्रेन, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, ये सब उगाया जाता है, वहां पर भी जो यील्ड है वो काफी लो है। सो लो प्रोडक्टिविटी इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फार्मर्स। नेक्स्ट,
कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, इनडेप्टनेस। मॉडर्न टेक्निक अगर यूज करनी है फार्मर्स को तो वो काफी एक्सपेंसिव होती है, और इंडिया में ज्यादातर फार्मर है वो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं। सो उनके पास में इतना वेल्थ नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा स्पेंड कर सकें मॉडर्न इक्विपमेंट पर। तो उसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है, और लोन भी कहाँ से लेंगे, वो मनी लेंडर से लेंगे विलेज में अगर है तो मनी लेंडर है वो, क्योंकि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है तो वो हाई रेट पर उन्हें इंटरेस्ट चार्ज करता है और बहुत बड़ी अमाउंट रिटर्न करनी पड़ेगी। बट ड्यू टू सम रीजन, ड्रॉट हो गया या फ्लड हो गई है या पेस्ट लग गए हैं उनकी फसलों में, क्रॉप फेलियर हो गई, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो अब उनके पास में पहले से ही लोन उन्होंने ले रखा है, तो जब अगला सीजन आएगा तो वो एक फ्रेश लोन लेंगे, जबकि पुराना लोन उन्होंने नहीं दिया है। सो इसकी वजह से वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे एंड इनडेप्टनेस बढ़ती हुई चली जाएगी फार्मर्स की। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चरल सेक्टर में टू टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि जब आपके पास में क्रॉपिंग सीजन है तब तो आप काम कर रहे हैं, और जब क्रॉपिंग सीजन खत्म हो गया है तो आप खाली बैठ गए हैं, दैट इज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड आपके पास में वर्क है वो 4 मंथ के लिए है, 8 मंथ है आप खाली बैठे हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड सेकेंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स फैमिली में 6 मेंबर हैं और आपके पास में खेत एक ही है, उस एक खेत पर 4 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन जो 2 लोग हैं वो भी उसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लैंड है वो लिमिटेड है। अब 4 लोग भी उतना ही प्रोडक्शन करते हैं और 6 लोग भी उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो जो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं दे आर सफर फ्रॉम द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो अपने पूरे जो एफर्ट है उसके साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं। उन 2 लोगों को अगर किसी और काम में लगा दिया जाए तो इनकम है वो इंक्रीज हो सकती है, बट उनके पास में कोई और वर्क नहीं है, इसलिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। सो जितने की जरूरत है, जितने लोगों की, उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, दैट इज द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये दोनों टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। सो दैट वास्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फार्मिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस कई स्टेट्स ने इनको फॉलो भी किया था, क्योंकि पहले बिग फार्मर्स थे उनके पास में ज्यादा लैंड थी, जबकि कुछ मार्जिनल और कुछ लैंडलेस लेबर थे। तो इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि लैंड रिफॉर्म किया जाएगा, प्रॉपर मेजरमेंट होगी लैंड्स की और उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो लैंडलेस फार्मर है उनके साथ में। बट स्टेट्स ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करा। सो अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास में ज्यादा खेत है, किसी के पास में कम है और किसी के पास में है ही नहीं खेत। तो जमींदारी एंड रोयतवारी सिस्टम थे, आर मेड फॉर कलेक्टिंग द टैक्स। टैक्स कलेक्ट करने के लिए नए तरीके थे, जिसे जमींदारी सिस्टम, जमींदार थे उनके अंडर में लैंड होती थी, फार्मर्स उन पर काम करते थे और वो उनको टैक्स देते थे। सो इस तरह से जो जमींदार थे वो उनके पास में बहुत सारी जमीन आ गई, लैंडलेस थे वो, उनके पास में कोई भी जमीन नहीं आई। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि लैंड रिफॉर्म है उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हुआ। नेक्स्ट, स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। एक तो इंडिया में जो फार्म है उसका साइज बहुत स्मॉल है। अगर हम कंपैरिजन करें यूरोपियन कंट्री से या यूएस से, तो उनके फार्म काफी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो मॉडर्न इक्विपमेंट को यूज करके और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन इंडिया में 60% जो होल्डिंग है, लोगों के जो खेत हैं वो 1 हेक्टर से भी कम है, यानी कि साइज है जो फार्म का वो काफी स्मॉल है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता। एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग मीन्स आपके पास में कोई छोटा सा टुकड़ा खेत का यहाँ है, कोई यहाँ है, तो अब यहाँ पर आप कल्टीवेशन के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट को यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आपने समरसिबल लगाया, मोटर लगाई है, तो आपके पास में यहाँ आप इरिगेशन करेंगे, यहाँ पर इरिगेशन करने के लिए आपको और ज्यादा इरिगेशन को डेवलप करना पड़ेगा, जबकि स्मॉल फार्मर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग इज द प्रॉब्लम कि छोटे छोटे खेत, छोटे छोटे जोतों के आकार हैं वो बिखरे हुए हैं इधर उधर, जिसकी वजह से ये खेती नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इंडियन फार्मर्स के पास में, अभी हमने पढ़ा कि जो लैंड का साइज है वो काफी छोटा है, तो वो जो प्रोडक्शन करते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है तो सेल्फ कंजप्शन में उसको वो यूटिलाइज करते हैं, जबकि कॉमर्शियल पर्पज से फार्मिंग नहीं होती है। एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, जो फार्म है उनका साइज और छोटा होता जा रहा है। मीन्स अगर किसी फार्मर के पास में 2 खेत हैं और 2 ही उसके बेटे हैं,
तो वो एक एक खेत उनको बांट देता है, डिवीजन कर देता है। उसके बाद में जो उनके सन्स है वो अपने बेटों को देंगे, 2 बेटों को। तो इस तरह से रेस है फार्म का, वो छोटा होता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट, डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड। अब क्योंकि इंटेंसिफाई करा गया एग्रीकल्चर को कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना है, सो उसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करे गए हैं, मॉडर्न टेक्निक्स यूज करी गई है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर इतना ज्यादा यूज करा गया है कि वो जो कल्टिवेबल लैंड थी उसकी नेचुरल फर्टिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, या ओवर इरिगेशन करने से एल्कलिनिटी उसमें बढ़ गई है, मतलब सॉल्ट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि अपर जो लेयर है वो पूरी सॉल्ट की बन गई है। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन फार्मिंग सिस्टम। Now we will discuss some of the MCQ. I provided you to solve them. So this is the answer of that MCQs. So first is land record. Land record किसके पास में होता है? Land Revenue Department. कितना परसेंट एरिया, कितना परसेंट लैंड किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, ये लैंड रिकॉर्ड है वो लैंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट, और यू कैन से दैट स्टेट रिवेन्यू डिपार्टमेंट के पास में होता है ये रिकॉर्ड। कम्युनिटी रिसोर्स का एग्जांपल था परमानेंट पास्चर्स, पंचायती जमीन जो होती है गांव में, दैट इज द कम्युनिटी रिसोर्स। नेक्स्ट, विच वन इज द नॉट अ खरीफ क्रॉप? So bajra is kharif, jowar is kharif, cotton is also kharif, wheat is a rabi crop, so this is the answer. Next, which one of this is not a rabi crop? So gram, wheat and barley are the rabi crop, but arhar is not the rabi crop. Which one of this is not a cropping season? तो cropping season हमने पढ़े हैं रबी, खरीफ एंड जायद होता है। सो प्लांटेशन इज टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, नॉट अ क्रॉपिंग सीजन। सो हियर दिस इज द आंसर। एंड नरमा, नरमा इज अ वेराइटी ऑफ कॉटन, कॉटन जिसका जो फैब्रिक होता है वो काफी लॉन्ग होता है, स्टेपल, लॉन्ग स्टेपल होता है नरमा का। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइस की जो वैरायटी है HYV सीड्स की, दैट इज ऑफ फ्रॉम फिलीपींस, और दोनों ही वैरायटी को फर्स्टली यूज किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन की स्ट्रेटेजी जब फॉलो करी गई थी इंडिया में 1960s टू 1970, मिड 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन फॉलो किया गया था, तब ये दोनों वैरायटी मंगवाई गई थी एंड इनसे काफी अच्छा प्रोडक्शन हुआ था इंडिया में। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वी विल डिस्कस their question answer in our next video. I hope all of you understand them. Read the chapter from your NCERT book and revise the given questions and MCQs. So best of luck for your studies.